जीतने वालों को मेरा सलाम। हेल वीक की तीसरी रात थी। ब्रेंडन वेब आज पूरी तरह टूट चुका था। इंस्ट्रक्टर्स और क्रेडिट भी उसे पसंद नहीं करते थे, लेकिन उसे सनक चढ़ी हुई थी। वो समुद्र के ठंडे पानी में कांपते हुए कहता है, जो करना है कर लो इंस्ट्रक्टर, मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। अगर मुझे निकालना है तो बॉडी बैग में ले जाना होगा, कफन उड़ाना होगा। हेल वीक में कैडेट्स को लगातार 5 दिन और 5 रातों में केवल 4 घंटे सोने को मिलता है और हफ्ते भर अलग अलग फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ती है। इसी वीक में आधे से ज़्यादा कैडेट हार मान लेते हैं और पूरा प्रोग्राम खत्म होते होते केवल 10% ट्रेनी नेवी सील बन सकते हैं। और ऐसे सिलेक्शन कैंप में ब्रेंडन वेब अच्छी फिजिकल कंडीशनिंग के साथ नहीं आए थे और साथ में उसमें ईगो भी था, जो इंस्ट्रक्टर्स को बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि मिशन की कामयाबी में सबसे इंपॉर्टेंट टीम होती है। इसलिए हर इंस्ट्रक्टर ब्रेंडन वेब को निकालना चाहता था। ऐसे कैंप में जहां 7 में से 6 लोग बाहर हो जाते हैं, ब्रेंडन वेब को इंस्ट्रक्टर्स मिलकर स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे थे। इन सब दिक्कतों के बावजूद ब्रेंडन वेब न केवल नेवी सील बने बल्कि टीम स्नाइपर भी बने, जो खुद नेवी सील में कुछ खास लोग ही बन पाते हैं। ब्रेंडन वेब अपने बड़े से नाम वाली किताब में कहते हैं, लोगों को ये बड़ा भुलावा है कि नेवी सील बनने के लिए उनको सुपर एथलीट बनना होगा, बल्कि सच तो ये है कि नेवी सील कोर्स एक एवरेज एथलेटिक शरीर के लिए बना है। अगर शरीर नहीं तो फिर सबसे ज़रूरी फैक्टर क्या है? वेब लिखते हैं कि सील ट्रेनिंग इस तरह बनी है कि वो आपको मानसिक हद तक ले जाए, जहां आप मेंटली इतने स्ट्रांग हो जाओ कि अगर पूरे ऑड्स आपके खिलाफ भी हों तो भी आपके एफर्ट में कोई कमी ना आए। मतलब अगर आपको पता हो कि काम इतना कठिन है कि 99% चांसेस है कि मैं फेल हो जाऊंगा, फिर भी आप उस मिशन या टास्क को पूरे करने की कोशिश में कोई कसर ना छोड़ो। दोस्तों, ये मेंटल टफनेस देखने का बड़ा अच्छा तरीका है कि अगर 99% चांसेस हैं कि हम फेल हो जाएंगे, फिर भी हम उस मिशन या टास्क को पूरा करने की कोशिश में कोई कसर ना छोड़ें। वेब कहते हैं कि सील में यह विशेषता ज़रूरी है क्योंकि वो चाहते हैं कि कोई भी सील किसी भी हालात में कभी भी अपने साथी और टीम को पीछे ना छोड़े। हर सील मेंटली इतना स्ट्रांग हो कि मौत के सामने उसके हाथ ना कंपे। लेकिन हम सिविलियंस इस सब से क्या सीख सकते हैं? अभी लेटेस्ट रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स में मार्शमैलो टेस्ट और एंजेला डकवर्थ की रिसर्च में देखा गया कि जिन बच्चों में सेल्फ कंट्रोल, विल पावर और ग्रिट के स्कोर ज़्यादा थे, यानी जो बच्चे मेंटली टफ थे, उन्होंने अपने जीवन में दूसरों से अच्छा किया। जिन बच्चों में हाई आईक्यू था लेकिन उनके अंदर मेंटल टफनेस के स्कोर कम थे, वे लोग कभी अपनी क्षमताओं पर नहीं खेल पाए। दोस्तों, वीडियो के बीच में मैं एक बात रखना चाहूँगा। मैं किसी भी और आर्मी यूनिट को छोड़कर नेवी सील पर इसलिए वीडियो बनाता हूँ क्योंकि इस पर सबसे ज़्यादा रिसर्च, बुक्स और आर्टिकल्स मौजूद है। ऐसा इसलिए क्योंकि यूएस गवर्नमेंट नेवी सील को अंडर ग्रेजुएट लेवल से यंग सिविलियन के बीच प्रमोट करना शुरू करती है। अगर आपको इंडियन आर्म फोर्स के ऊपर कोई ऐसी किताब या रिसर्च मिले जिसमें सेल्फ डेवलपमेंट के लेसन्स हो, कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिए। विंस्टन चर्चिल ने एक बार कहा था, इफ़ यू आर गोइंग थ्रू हेल कीप गोइंग। अगर नरक से गुजर रहे हो तो गुजरते जाओ। जब वेब से पूछा गया कि स्नाइपर का कठिन कोर्स आपने पूरा कैसे किया, सबसे पहले वे पूछते हैं कि एक हाथी को खाया कैसे जाता है, थोड़ा थोड़ा करके। जब भी आपके सामने इतना बड़ा मिशन होता है कि लगता है कि पूरा कैसे होगा, तब सील्स उसे सेगमेंट्स में तोड़ लेते हैं। फिर हर सेगमेंट को 15 से 90 मिनट में पूरा करने की कोशिश करते हैं। ऐसा करते ही बहुत बड़ा, बहुत कठिन मिशन छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव में बदल जाता है। एक अल्ट्रा मैराथनर कहता है कि मैं कभी 160 किलोमीटर के बारे में नहीं सोचता, मैं केवल ये सोचता हूँ कि ये आधी बोतल पानी पीते पीते 3 किलोमीटर दौड़ जाऊँगा, फिर अगले 2 किलोमीटर दौड़ने के बाद पैर में जेल लगाऊंगा और ऐसा तब तक करता रहूँगा जब तक रेस खत्म न हो जाए। आप सोच रहे होंगे कि इसमें होशियारी क्या है, लेकिन जब मुसीबत सामने आती है तब सब भूल जाते हैं। इसलिए अपने दिन में बड़े और रियलिस्टिक टारगेट बनाने चाहिए और एक एक टास्क को 15 से 90 मिनट के मिशन बनाकर पूरा करना चाहिए। टेक्निक नंबर 2, विजुअलाइज सक्सेस। जब भी नेवी सील मिशन के लिए जाते हैं तो सबसे पहले उनकी स्पेसिफिक ट्रेनिंग होती है। ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर, जिसमें ओसामा बिन लादेन मारा गया, केवल 40 मिनट का मिशन था, जिसकी तैयारी करने में 3 दर्जन लोगों की टीम ने 315 घंटे लगाए। सील टीम्स को तैयारी के साथ में हर डिटेल को आंख बंद करके विजुअलाइज करना सिखाया जाता है कि कैसे एक एक करके उन्होंने अपने सारे ऑब्जेक्टिव्स पूरे किए।
यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की एक स्टडी में कुछ बास्केटबॉल प्लेयर्स को केवल फ्री थ्रो का विजुअलाइजेशन कराया गया और दूसरे ग्रुप को फ्री थ्रो की प्रैक्टिस कराई गई। एक हफ्ते बाद जब दोनों ग्रुप्स की एक्यूरेसी नापी गई तो विजुअलाइज करने वाले ग्रुप की एक्यूरेसी 23% बढ़ी और असली में प्रैक्टिस करने वालों की 24%। मतलब प्रैक्टिस के समान ही विजुअलाइजेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करता है और हमको दोनों का उपयोग करना चाहिए। इसका मतलब कि अगर आपको कोई ऐसे इवेंट की तैयारी करना है जिसके लिए ओरिजिनल सेटिंग में प्रैक्टिस नहीं कर सकते, जैसे इंटरव्यू या पब्लिक स्पीकिंग, तो हमें उसके लिए विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करना चाहिए। टेक्निक नंबर 3, इमोशनल कंट्रोल। युद्ध में जब गोलियों की आवाज़ कानों में गूंजती है या जब इंस्ट्रक्टर आपके ऊपर चिल्लाता है, तब दिमाग स्ट्रेस हार्मोन्स जैसे कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन और नॉरेपेनेफ्रिन छोड़ता है। इन हार्मोन से थोड़ी देर के लिए तो एनर्जी और फोकस मिलता है, अगर ज़्यादा देर तक बने रहे तो इमोशन कंट्रोल करने में दिक्कत होती है। एक स्नाइपर के लिए ठंडे दिमाग से सोच पाना और ठंडे हाथ से निशाना लगा पाना बहुत ज़रूरी है। एक सही निशाना मिशन बना और गलत बिगाड़ सकता है। इसलिए अपने इमोशंस कंट्रोल करने के लिए सील्स को बॉक्स ब्रीदिंग सिखाई जाती है। 4 सेकंड सांस छोड़ो, 4 सेकंड खाली रोको, 4 सेकंड सांस लो, 4 सेकंड भरकर रोको। ये टेक्निक इसलिए कराई जाती है कि अगर डर या चौंकने के कारण आपके हाथ पैर कांपने भी लगे हैं तो 3 मिनट तक इस ब्रीदिंग को करके आप अपने रिएक्शन को पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हो। रिएक्शन से अगले पॉइंट पर आते हैं, नॉन रिएक्टिविटी। एपिक्टेटस कहते हैं कि आदमी कठिनाइयों से नहीं बल्कि उसको देखने के तरीके से परेशान होता है। वेब कहते हैं कि जब मैं सबसे ज़्यादा परेशान था, 3 दिन से सोया नहीं था और रात में समुद्र की ठंड में हाथ पैर कांप रहे थे, तब हेल वीक के सारे इंस्ट्रक्टर्स मुझे घेर कर खड़े हो गए और मुझे ट्रेनिंग छोड़ने के लिए उकसाने लगे। मेरे मन में आने लगा, क्या मैं इतना बेकार हूँ कि मुझे कोई नहीं चाहता। मन में इच्छा होने लगी कि मैं सब छोड़कर चला जाऊँ, फिर से तैयारी करके आऊँ। मैं तत्काल उसी समय समझ गया कि यह मन मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। उसी समय मैंने सोचना शुरू कर दिया कि इंस्ट्रक्टर्स जितना गाली देंगे मैं उतना ज़्यादा कोशिश करूँगा। फिर इंस्ट्रक्टर से मैंने बोला कि अगर तुमको मुझे निकालना है तो मुझे बॉडी बैग में निकालो, ऐसे तो मैं नहीं जाने वाला। आपके मन में बैठे डर की आवाज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए, वो हमारा नेगेटिव बिलीफ सिस्टम बताता है, बल्कि इस उठती हुई आवाज़ को वहीं पलट देना चाहिए। इसे साइकोलॉजी में रिफ्रेमिंग कहते हैं। क्लोज प्रिंसिपल्स। अगली बात जो वेब कहते हैं कि इंसानी दिमाग को शारीरिक परेशानियां झेलना आता है। हम सदियों से नंगे पैर जंगलों में घूमते आ रहे हैं। हमने हजारों साल खेतों में कमर तोड़ काम किया है, लेकिन हमने ये काम कभी अकेले नहीं बल्कि ग्रुप में साथ मिलकर किए हैं। लेकिन एसी, कार और मोबाइल फ़ोन वाली सोसाइटी ने खुद को सॉफ्ट बना लिया है। आज हम थोड़ा सा भी कष्ट झेलना पसंद नहीं करते। सील में हमको बार बार बताया जाता है कि अगर आपके पास करीबी दोस्त हैं और आप सबकी विचारधारा एक है, यानी प्रिंसिपल्स एक है, तो आप एकजुट होकर किसी भी मुश्किल से बाहर निकल जाओगे। इसलिए हमें अपने सफ़र पर ऐसे दोस्त ज़रूर ढूंढने चाहिए जिनका मिशन या विचारधारा आप जैसी हो। सफ़र में सफ़र नहीं होता। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो ग्रिट और मेंटल टफनेस पर वीडियो ज़रूर देखिए और हाँ, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।